जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना को मिली 2 एडवांस वॉरशिप्स। 2035 में इंप्लीमेंट होगा सुदर्शन चक्र। सीडीएस का कहना है कि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें। यूएस प्रेसिडेंट का नया क्लेम कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में शॉट डाउन हुए थे 7 फाइटर जेट्स। और चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट भारत के नए लेजर सिस्टम से हैरान। तो जैसे कि तय था, आज 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना की सर्विस में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 2 अत्याधुनिक वॉरशिप्स एक साथ कमीशन की गई हैं, जिनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। आईएनएस उदयगिरी को एमडीएल ने बनाया है और आईएनएस हिमगिरी को जीआरएसई ने। और ये पहली बार है जब सेम क्लास की 2 वॉरशिप्स जिन्हें अलग अलग कंपनीज ने बनाया है तो वो एक साथ नेवी की सर्विस में कमीशनड हुई हैं। और जबकि इसी क्लास की जो सबसे पहली वॉरशिप थी आईएनएस नीलगिरी, तो उसे इसी वर्ष जनवरी में कमीशन किया गया था। इन दोनों वॉरशिप्स को अत्याधुनिक सिस्टम्स और वेपन से इक्विप्ड किया गया है और नेवी की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देंगी। और एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ से लेस ये जो वॉरशिप्स हैं ये स्वदेशी तौर पर ही भारत में बनाई गई हैं और जिनमें 75% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। और भारतीय रक्षा मंत्री का भी कहना था कि इन दोनों वॉरशिप्स के एक साथ कमीशनिंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट का प्रतीक है और ये एक कमिटमेंट है और ये एक ट्रस्ट है। और आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी उसी ट्रस्ट का जमीनी रूपांतरण है। आज 26 अगस्त को आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित किए गए अपनी तरह के पहले ट्राई सर्विस सेमिनार को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत के मिशन सुदर्शन चक्र पर बात करते हुए कहा कि सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के तहत एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, जिसमें मिसाइल्स और सर्विलियंस सिस्टम्स जैसे महत्वपूर्ण ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एसेट्स शामिल रहेंगे, ताकि एक अभेद्य रणनीतिक कवच तैयार किया जा सके। और इसलिए सीडीएस का ये भी कहना था कि इस तरह की शील्ड को विकसित करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि सुदर्शन चक्र इजरायल के आयरन डोम ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम की ही तर्ज पर होगा, जिसे एक बेहद ही इफेक्टिव मिसाइल शील्ड के तौर पर जाना जाता है। बाकी इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटेशन, डेटा एनालिटिक्स, डीप डेटा एनालिटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी तो ये भी मुख्य रूप से इसका हिस्सा रहेंगी। और इस सुदर्शन चक्र वाली परियोजना को 2035 तक इम्प्लीमेंट करने की योजना है। सीडीएस ने वॉर, लीडरशिप, मोटिवेशन, मोराल, टेक्नोलॉजी तो इनके अलग अलग डायमेंशंस पर गंभीर रूप से रिसर्च करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। और उनका कहना था कि भारत को सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित होने की ज़रूरत है और हम इसे तभी अचीव कर सकते हैं जब सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ इस प्रोसेस में शामिल हों और एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने में मदद करें। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सीडीएस का कहना था कि ये एक मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट था जिससे हमने कई सारे सबक सीखे हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भारत हमेशा भले ही शांति के पक्ष में खड़ा है, लेकिन वो पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवादी नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि शक्ति ही शांति को सुनिश्चित करती है। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि आर्म्ड फोर्सेस को अपना वॉर, वॉरफेयर और वॉर फाइटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इन तीनों टर्म्स को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि कैसे जो वॉर है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक ब्रॉडर स्टेट है, वहीं जो वॉरफेयर है वो स्पेसिफिक मेथड्स, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से वॉर कंडक्ट किए जाते हैं। और रही बात वॉर फाइटिंग की, तो वो वॉर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मिलिट्री की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी की एप्लीकेशंस की तरह है। और उनका ये भी कहना था कि जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशंस ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनसे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और हमें हमारे प्राइमरी जॉब पर फोकस करना है। बाकी हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन गलतफहमी में मत रहिए, हम शांतिवादी नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि सत्ता के बिना शांति एक काल्पनिक कल्पना है और अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting. Tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए लगभग 40वीं बार ये क्लेम किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी थी। और हाँ, यूएस प्रेसिडेंट जो भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में फाइटर जेट्स के शॉट डाउन होने का काउंट बता रहे थे, अब वो काउंट 7 जेट्स तक पहुंच चुका है। हालांकि वो किसके जेट्स थे, भारत के या पाकिस्तान के, वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किए। खैर करेंगे भी कैसे, क्योंकि F-16 की जो दुर्दशा हुई है तो उसको देखकर तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। बाकी यूएस प्रेसिडेंट ने जो ये 7 फाइटर जेट्स के शॉट डाउन होने वाला क्लेम किया है, तो उस पर हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है,
जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने भारत के 7 जेट्स गिराए थे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दे कि प्योर प्रोपेगेंडा है, जबकि फैक्ट ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ना तो भारत का नाम लिया है ना ही पाकिस्तान का नाम लिया है। उन्होंने बस ये कहा है कि 7 जेट्स शॉट डाउन हुए थे। पर खैर, पाकिस्तान को क्या है, उनको तो प्रोपेगेंडा करने से मतलब है। और भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने वाला जो क्लेम है वो यूएस प्रेसिडेंट ने दिन में 2 बार किया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के हाथों से ही नोबेल पीस प्राइज लेकर मानेंगे। बाकी आज की प्रेस ब्रीफिंग में यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए डिस्कशन किया है और अब वे चाहते हैं कि चीन भी इस एफर्ट का हिस्सा बने। न्यूक्लियर वेपन्स के करंट बैलेंस ऑफ पावर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया है और फिर तीसरे पर चीन है। और उनका यह भी मानना है कि न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में जो चीन है वो लगभग 5 वर्षों में ही उनकी बराबरी कर लेगा। और इसलिए वे चाहते हैं कि रशिया और चाइना डी न्यूक्लियराइजेशन की प्रोसेस में आगे आएँ, जो कि उनके मुताबिक एक बड़ा गेम है और रशिया से करना चाहता है और उनको लगता है कि चीन भी ऐसा करेगा। खैर, अगर डी न्यूक्लियराइजेशन की बात हो ही रही है तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उसी देश को शुरुआत करनी चाहिए जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। वो देश जिसे चीन और रशिया के बढ़ते हुए न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की तो चिंता है, लेकिन ये वही देश है जिसके पास जनवरी 2025 तक सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, लगभग 5177, जिनमें से लगभग 1770 डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब वो देश कौन सा है, हमें नहीं लगता कि उसका हमें आपको अलग से नाम बताने की भी ज़रूरत है। जो अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर एडिशनल 25% टैरिफ की अनाउंसमेंट करी थी, तो उसको लेकर यूएस ने भारत को ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक ये टैरिफ कल 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। यानी कि कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स पर टोटल 50% तक का टैरिफ लग चुका है। लेकिन इसी बीच एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये देखने को मिली है, जिसमें एक जर्मन न्यूज़पेपर FAZ ने एक क्लेम किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 4 फ़ोन कॉल्स किए थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने उनकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करी। हालांकि इस रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट नहीं की गई है कि ये जो कॉल्स हैं ये एग्जैक्टली कौन सी डेट्स में की गई थी। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इस पर भारत के अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री यूएस के एग्री बिजनेस के लिए भारत के मार्केट को ओपन करने वाले ट्रंप के प्रेशर को रजिस्ट कर रहे हैं। और अगर सीधे कहा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट को भारत की तरफ से कोई भी भाव नहीं मिल रहा है। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए जो नए टैरिफ हैं वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। जो पहले 6.5% तक एक्सपेक्टेड थी तो वो 5.5% तक आ सकती है। बाकी ये बात तो स्पष्ट है कि यूएस प्रेसिडेंट के जो एक्शंस हैं वो कुछ और नहीं, बस भारत और अमेरिका के रिलेशंस को खराब करने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में सुदर्शन चक्र वाली योजना के हिस्से के तौर पर भारत ने सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के पहले उड़ान परीक्षण आयोजित किए थे। और ये पहली बार था जब भारत ने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया जिसमें मिसाइल बेस्ड और लेजर वेपन बेस्ड सिस्टम्स दोनों कंबाइंड थे। तो भारत की इसी नई कैपेबिलिटी से चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं और वे इसे एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। और उसमें से भी खास तौर पर भारत का लेजर सिस्टम। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के इस डिफेंस सिस्टम में जो 3 लेयर्स हैं, जिसमें से एक है व्हीकल बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल QRSAM, एक है वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम, तो उनके मुताबिक तकनीकी रूप से नए नहीं हैं, लेकिन जो तीसरी लेयर थी लेजर सिस्टम की, तो वो निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिन्होंने कॉम्बैट रेडी लेजर सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक P तशुक वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल एंड बार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार मोदाराम बिरदा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में एनिमी फायर में जो MI-17 हेलीकॉप्टर शॉटडाउन हुआ था, तो उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप जैन, पायलट ऑफिसर वैभव भागवत, सार्जेंट R मुरुगप्पा और सार्जेंट कृष्णा C झा, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप और पायलट ऑफिसर वैभव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1971 के वॉर में भारतीय वायुसेना के सर्विस में मेन फाइटर जेट्स कौन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है।
और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।